हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पेपर हुआ था मार्च में, अभी उसका आंसर किया है। तो उसके हम थर्ड शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। 6 मार्च 2026 को जो पेपर हुआ था उसका थर्ड शिफ्ट आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का पेपर मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ इस चैनल पे। तो अगर आप नहीं देखें उसको तो आप जाकर देख लेंगे। और इसके एडिशन में मैं बताता हूँ कि ग्रुप डी का पेपर जो था हुआ था, सेक्शन कंट्रोलर का जो पेपर हुआ था, है ना, उसके बाद जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था, वो सारी पेपर मैंने इसी चैनल पे सोल्व करा रखी है। तो अगर आप नहीं देखें अभी तक तो आप जाकर देख लेंगे। चलिए ठीक है, तो ये थर्ड शिफ्ट हम शुरू करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन ये है कि एक डीलर ने दो वस्तुएं एक्स और वाई को 2000 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदता है और वह दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य अंकित करता है। एक्स को 28% और 90% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है और फिर भी 322 का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वाई को 88% के एकल छूट पर बेचता है तो वाई पर लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए मैं मानता हूँ यहाँ पे कि एक्स है, एक वाई है, दो वस्तु है। इसका भी 2000 सीपी है और इसका भी 2000 सीपी है। तो क्या किया मैंने, मान लिया कि यहाँ पे एमपी जो है दोनों का मैंने के मान लिया, क्योंकि दोनों को फिक्स पे मतलब मार्क किया है दोनों को। मैंने माना कि दोनों का एमपी के है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ आपको पता होगा कि इससे पहले मतलब हर जो पहला लेक्चर था और जो सेकंड लेक्चर था दोनों में सेम क्वेश्चन आया था, मैंने कराया था उसको। तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लेंगे। इससे क्या होगा कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होती है तो कंसेप्ट की क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी। ठीक, तो एमपी पे जब छूट देते हैं, कोई डिस्काउंट देता है तो हो जाता है क्या, एसपी होता है ना भाई। तो यहाँ पे एमपी पे क्या डिस्काउंट दिया गया, 28% और 90%। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि के गुने 28% घटा देंगे तो के बढ़ के 72%, 72/100 और 90% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10/100। ठीक, इसका वैल्यू कितना हो गया, 2000 इसका प्राइस था और 322 का लाभ अर्जित किया। तो इसके बराबर हो जाएगा एसपी 2322, मतलब सीपी और प्लस प्रॉफिट। एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर होता है ना भाई कि सीपी प्लस प्रॉफिट। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एसपी को किया, एमपी से एसपी आया। तो फिर एक तरफ से दूसरी तरफ से मैं फिर से एसपी ही जाऊँगा कि जब भी इक्वेटिंग होती है तो दोनों तरफ सेम कैटेगरी में होना चाहिए, दोनों सीपी में होना चाहिए, दोनों एमपी में होना चाहिए, या दोनों एसपी में होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ऐसे यहाँ से एसपी निकल सकता था। तो 2000 प्लस 322, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कितना, 2322। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 2322। इसको अगर काटते हैं, ये से 10 कट गया और 4 से काटेंगे, नहीं पहले किधर काट लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 से काट 9 × 72 और 9 से काटेंगे 9 दूना 18 और 5 और 2 9 × 5 45 और 7 2 9 × 72 252। उसके बाद जो होता है काटेंगे फिर किससे, 2 से काट देते हैं, 4 हो जाएगा और 12 और 9 है 129। 4 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 25। तो के बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 129 गुने 25 और गुने 10। ठीक है, तो ये आया के का वैल्यू। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना है वाई 18% की छूट देती है। तो वाई के टर्म में जो एसपी हो जाएगा, वाई के टर्म में जो एसपी होगा कितना हो जाएगा, के का 12%, क्योंकि 28% 88% छूट दे रहा है। तो के कितना है, के कितना है, के है आपको दे रखा है यहाँ पे के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि के का 12%, तो 129 गुने 25 गुने 10 का 12%, तो 12/100। ये क्या हो गया, ये हो गया एसपी, है ना, वाई के टर्म में एसपी हो गया। तो यहाँ से अगर सोल्व करते हैं, 2 मिनट, इसको ऐसे काट दूँ, 25 चौका 100 4 तिहाई 12, तो हो जाएगा 29 या 87 और 300, तो 387 सॉरी 29 या 87 हो जाएगा और 387 और 10 387 और 10 3870। तो यहाँ पर एसपी जो होगा वो 3870 हो गया। तो प्रॉफिट कितना पूछ रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ। तो सीपी दे रखा है मुझे, कहाँ सीपी दे रखा है 2000, यहाँ पे आपको यहाँ पर सीपी दे रखा है 2000 और एसपी दे रखा है 3870। तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1870 और ये प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो बटे में सीपी आ जाएगा। सीपी कितना है 2000 गुने
100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से भाग देंगे तो 2 9 18 और 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। तो ये हो गया 93.5% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, थोड़ा सा लंबा था ये क्वेश्चन, बट आप अगर शुरू से देख रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा ये चीज़, है ना। इसे पीछे के लेक्चर भी मैंने करा रखा, तो उसको और अच्छे तरीके से कराया, क्योंकि इसमें मैंने क्या उसमें क्या किया, उसमें क्या था मैंने कि उसको दोनों को इक्वेट करके एक का छूट निकाल लिया था, इसमें थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया, है ना। तो आप इसके लिए आपको बोलता हूँ कि आप जो भी लेक्चर में डालता हूँ उसको देखा कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 2 के पावर n प्लस 3 माइनस 2 इंटू 2 के पावर n बटे 2 इंटू 2 के पावर n प्लस 2। देखिए, जब भी आपको पता है कि जब भी पावर ऊपर से अगर बेस अगर ऊपर से भाजक से मतलब ऐसे आप देख सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n प्लस 3 माइनस 2 के पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं इस टर्म को। नीचे है क्या 2 इंटू 2 के पावर n प्लस 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं गुना में 2 इंटू 2 के पावर n और प्लस 1 की जगह पर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक, आप इसको इक्वेट कर देते हैं, जैसे पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं कॉमन ले लूँ दोनों को, है ना। कैसे कॉमन ले सकता हूँ कि 2 के पावर n मैं कॉमन ले लूँ इस टर्म से। ठीक है, तो 2 के पावर n कॉमन ले लिए, यहाँ कितना बचा, यहाँ पर 8 माइनस 2 और गुने 2 के पावर माइनस n माइनस 3। ठीक, तो 2 के पावर n से 2 के पावर n खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर गुना में है तो क्या होता है पावर जुड़ जाता है। तो एक के पावर n है, दूसरा के पावर माइनस n है, तो दोनों जुटेगा तो 2 के पावर 0 हो जाएगा, और 0 का वैल्यू कितना हुआ 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको कर सकते हैं 6 और 2 के पावर माइनस 3 था, तो माइनस 3 बता क्या होता है, माइनस 3 मतलब होता है कि 1/8, तो 2 के पावर जो माइनस 3 था उसको बटे में 8 आ जाएगा, तो 6/8, तो 3/4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी एक साथ मिलकर कार्य कर सकता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, सी अकेले 42 दिन में काम करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखिए, आपको पता है कि टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी का, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जिसका टाइम अधिक होगा वो इसका इफिशियंसी कम होगा, या जो ज़्यादा इफिशियंसी से काम करेगा उसको कम टाइम लगेगा। ठीक है, इसी पर मैं बताता हूँ कि क्या किया इन्होंने कि ए और बी मिलकर काम किया 6 दिन में, मैं यहाँ पर टाइम लिखता हूँ। ठीक, 6 दिन में, और सी अकेले उसको काम किया 42 दिन में। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कह रहा था कि एक निश्चित कार्य को उतने ही दिन में करता है जितने दिन में बी और सी एक साथ मिलकर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ए इस यहाँ से अगर मैं निकालूँ बात को यहाँ से कि ए अगर किसी काम को आप मान लो कि 1 दिन में करता है, तो बी और सी मिलकर भी तब उस काम को 1 दिन में करता है। समझ में आया आपको। देखिए, अब मैं क्या करूँगा, अब आपको क्या करना है, जैसे कि इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 7 1/7, है ना। तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि ए प्लस बी, सॉरी मैं तो पहले ये इसको ऐसे लिखना चाहिए, अगर 1 और 7 के रेशियो में अगर टाइम आया तो इसका एफिशिएंसी अगर निकलना चाहूँ मैं तो 7 और 1 के रेशियो में लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ ना भाई। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का जो होता है क्षमता आया, क्षमता बोल सकते हो आप, क्षमता आया वो 7 + 1 8 आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर इसी टर्म में मैं लिखना चाहूँ कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, तो यहाँ पर 1 + 1 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे क्षमता के इक्वल कर लेंगे। क्षमता के इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे, है ना। 4 से ऊपर भी गुना, 4 से नीचे भी गुना। अब ऐसे लिख गुने 4 और गुने 4, है ना। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला कि ए की क्षमता जो निकली है वो 4 यूनिट और बी प्लस सी का क्षमता निकला है 4 यूनिट। ठीक, तो आप यहाँ पर देख रहे हो, आपको इस कलर से दिखाता हूँ, कौन सा कलर से, ब्लैक से। यहाँ पे आपको मिला है कि ए प्लस बी का जो क्षमता यहाँ पर निकला है वो 4 यूनिट निकला है, ए प्लस बी नहीं ए का, और ए प्लस बी का यहाँ दे रखा है 7 यूनिट। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि ए प्लस बी का 7 यूनिट क्षमता है और ए का अकेले 4 यूनिट क्षमता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी का क्षमता 3 यूनिट हो जाएगा ना भाई। ठीक है,
बोला है कि तो बी उस कार को अकेले कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ पर ये पता चला कि जिसका क्षमता 1 यूनिट है वो काम को 42 दिनों में कर रहा है। जैसे सी यहाँ पे है ना, सी 42 दिन लगा रहा है, यहाँ पर उसका क्षमता कितना निकला है 1 यूनिट। तो टोटल वर्क की बात करूँ मैं तो क्या हो जाएगा 42 और गुणे सी से करवाएं तो 1 यूनिट काम करता है 1 दिन में, टोटल वर्क हो जाएगा 42, हो जाएगा ना 42 वर्क। अगर बी से मैं वही काम करवाता हूँ तो डेज क्या होता है, डेज होता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी क्षमता। टोटल वर्क कितना 42 और क्षमता कितनी है हमारी 3, तो ये 14 दिन लेगा। ठीक है, 14 दिन का आंसर है। आपको सब आया समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए और बाकी को इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अगर जिनको देखना है तो वो पीछे करके देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संख्या के 1/3 में 55 जोड़ने पर 77 प्राप्त होता है, तो मूल अंगों का योगफल ज्ञात कीजिए। इससे हम रिपीट क्वेश्चन है ना। तो किसी संख्या के बोला कि 1/3 में, तो कोई संख्या x है, x का 1/3 में अगर 55 हम ऐड कर दूँ तो वो 77 हो जाता है। तो यहाँ से x/3 कितना हो जाएगा 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/3 में 55 जोड़ने पर 77 प्राप्त होता है, मूल संख्या के अंकों का योगफल। तो x बराबर हो जाएगा कितना 60, यही तो होगा भाई, सॉरी 20 नहीं होगा 22 होगा। ओ माय गॉड, मिलेगा 77 में से 55 गया तो कितना हो जाएगा 22, और x बराबर कितना हो जाएगा 66। तो अंकों का योगफल निकालना है ना, 6 + 6 बराबर 12 यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि किसी अंक का बंटन का मध्य दे रखा है 78 और माध्यिका 61 दे रखा है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक या आप इसको ऐसे लिखते हो कि मोड बराबर होता है, मोड बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। मोड बराबर क्या होता है 3 गुने मीडियन माइनस 2 गुने मीन। मीन मतलब होता है माध्य और मीडियन मतलब होता है माध्यिका और मोड मतलब होता है बहुलक। तो बहुलक निकालना है तो 3 गुने मीडियन, मीडियन कितना है 61, तो 61 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 183, और 2 इंटू मीन, मीन क्या है मीन दे रहा है 78, 78 गुना 156, तो 156 हो जाएगा। घट जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 और 3 27, तो ये बहुलक 27 निकल गया। अगला क्वेश्चन है कि अस्मिता ने 14,750 अपनी सहेली से 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर उधार लिए, उसने 6 माह बाद चुका दिया, मिश्रण के रूप में कितनी राशि चुकाई। देखिए क्या कि 14,750 रुपया ब्याज लिया और उसने 8% प्रति वार्षिक साधारण ब्याज पर ब्याज लिया था। तो 12 महीने का जो ब्याज है 12 महीने का वो दे रखा है 8%, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 6 महीने के ब्याज की बात करूँ तो 4% हो जाएगा ना भाई। तो 14,000 तो आपको प्रिंसिपल रिटर्न करनी है, प्लस 14,000 पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी रिटर्न करनी है आपको 6 महीने बाद। तो 14,750 पे अगर 4% लगता है तो 4/100 काट दूँ इसको तो ये हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से काटूँगा तो 5 दूना 10, 5 नंबर 45, 2 और 5 50 25, 5 दूना 10, 29 दूना 58, 58 59 है ना 590। तो आपसे पूछा जाता है कि आपने टोटल कितना मिश्रण रिटर्न करना है, तो 14,000 तो ये करना ही है, करना 14,750 और प्लस 590 अब मुझे और करना है, तो 0 9 5 14 और 47 5 52 1 53 है ना, तो 153 मतलब 153 40, 15,340 रुपये आपको रिटर्न करने पड़ेंगे ये वाले। ठीक है, चलिए ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पे भी साइन स्क्वायर लिखा हुआ वहाँ पर सिर्फ एस लिखूंगा और कॉस स्क्वायर जहाँ पर लिखा हुआ सिर्फ सी लिखूंगा। ठीक है, ताकि थोड़ा सा लंबा नहीं लिखना पड़े। इसको चेंज करते, देखिए साइन स्क्वायर मैं लिख दिया 3 sin थीटा और प्लस 2, आई कॉस इधर गुना होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा, इस तरफ है ना, तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा और प्लस 1 बराबर 0। इसको हम अब तोड़ देंगे, कैसे तोड़ेंगे 2s स्क्वायर माइनस 2s माइनस s और प्लस 1। इसको अगर 2s बाहर ले लें तो हो जाएगा s माइनस 1 कॉमन लूँगा तो s माइनस 1, तो यहाँ से बराबर 0। तो यहाँ से 2 फैक्टर निकलेंगे, s के वैल्यू 1/2 हो जाएंगे और s के वैल्यू कितना हो जाएंगे और हो जाएगा s के वैल्यू 1। इसका मतलब हुआ कि या तो थीटा 30 डिग्री है, साइन में तो साइन का वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो जाएगा,
और साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 1 होता है और साइन 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, जब थीटा 30 डिग्री हो। लेकिन यहाँ पे मुझे कंडीशन क्या दे रखा है कि जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में है, 90 के बराबर नहीं है, बराबर 90 से छोटा और 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि थीटा का वैल्यू जो है यहाँ पर 30 होगी, 30 होगी, तो मुझे वैल्यू निकालना है यहाँ इसका, तो इसमें पुट कर दूंगा कॉट 30 तिया 90 और 90/2 तो हो जाएगा 45, तो कॉट 45 है ना, कॉट 45 और प्लस साइन 30 डिग्री, तो साइन 3 थीटा 30 तिया 90 तो हो जाएगा 90 डिग्री, तो हो जाएगा कॉट 45 की वैल्यू कितना होता है 1 और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1, तो टोटल हो जाएगा 2 यूनिट, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक यदि किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण 156 है तो उसके 7 बाह्य कोणों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो अगर आपसे पूछे कि सभी बाह्य कोणों का योग ज्ञात कीजिए, जब भी आपसे पूछ ले कि सभी बाह्य कोण का मान ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या करेंगे सीधे 360 डिग्री लगा देंगे, चाहे कोई भी फिगर हो, कैसा भी फिगर हो, क्लोज फिगर में से इस टाइप का, इसका भुजा कितना भी हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, जितना भी हो, उसका जो बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, और सभी बाह्य कोणों का योग पूछे तब। लेकिन आपसे ये भी नहीं पता आपको कि कितने मतलब समबाहुभुज कितने भुजाओं वाला है, तो उसमें क्या करेगा हम निकालेंगे। एक और तरीका हो सकता है कि अगर आपको पास समय कम है तो हम सीधे देख लेंगे कि एक कोण का 7 गुना होगा, जैसे 7 बाह्य कोणों का मतलब मान निकालना है मुझे, तो 7 गुने 1 कोण हो जाएगा, 1 कोण, तो एक कोई कोण होगा मान लेता हूँ मैं, थीटा मान लेता हूँ, तो 7 थीटा होगा, है ना। अगर कोण थीटा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसका आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, और 7 के मल्टीपल सिर्फ यही क्वेश्चन यही आंसर था, वो ये सही हो जाता, ठीक है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे करता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ कोई भी एक ऐसा त्रिभुज है जिसे मुझे नहीं पता कि इसकी कितनी साइड है टोटल, है ना, लेकिन इसके 7 बाह्य कोणों का योग निकालना है। 2 मिनट, क्या करना है आपको, इसका बाह्य कोणों का योग निकालना है, ठीक है। 2 मिनट होल्ड करना भाई। तो मैं देखो बाह्य कोण कौन होता है, ये कोण जो अंदर की तरफ बना हुआ ये आंतरिक कोण है, जिसका वैल्यू दे रखा है 156 डिग्री, और मुझे इसकी बाह्य कोण ये वाली एंगल जो बाह्य है उसका वैल्यू निकालना है, इसके 7 बाह्य कोणों का योग निकालना है। तो ये अंदर वाली 156 है और एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 156 अंदर वाली हो गई, तो बाहर वाली कितनी होगी 180 माइनस 156, है ना, तो कितना हो जाएगा 24 डिग्री हो जाएगा ना भाई। तो ये एंगल जो है जी बाह्य कोण वो 24 डिग्री निकल के आई, और मुझे 7 बाह्य कोण का वैल्यू निकालना है, तो 7 गुने 24 बराबर 159, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व जॉन की आयु उसके बहन जेन की आयु का योगफल जो 25 वर्ष था। वर्तमान से क्वेश्चन है यह कि वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व जॉन और उसकी बहन जेन की आयु 25 वर्ष था, यदि जॉन की वर्तमान आयु उसके 10 वर्ष पूर्व आयु के 2 गुनी है तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करना है। देखिए मैं ऐसे बनाता हूँ ग्राफ, ये जॉन हो गया, ये जेन हो गया, 5 वर्ष पहले दोनों के आयु का योग था 25 वर्ष, ठीक है। तो अब मुझे अगर प्रेजेंट में पूछे, प्रेजेंट में दोनों का आयु का योग कितना होगा, तो 5 वर्ष ये भी बड़ा है और 5 वर्ष ये भी बड़ा है, तो अभी कितना होगा प्रेजेंट की आयु कितना हो जाएगा 25 प्लस 5 प्लस 5 मतलब हो जाएगा टोटल 35, अगर अभी वर्तमान आयु पूछे दोनों का। तो अगर एक और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जॉन की वर्तमान आयु उसकी 10 वर्ष की आयु जॉन की जो वर्तमान आयु है वो उसकी 10 वर्ष पूर्व की आयु के 2 गुनी है। जैसे कि मैं अगर मान लेता हूँ कि जॉन की वर्तमान आयु अभी x है ना, वर्तमान आयु प्रेजेंट की आयु मैं x मानता हूँ इसका जॉन का, 10 वर्ष पहले कितना आयु होगा इसका x माइनस 10 हो जाएगा ना भाई, x माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि x जो है वो x माइनस 10 का 2 गुना है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x वैल्यू निकल जाएगा 20 निकल जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू 20। इसका मतलब ये हुआ कि जॉन की वर्तमान आयु 20 साल है,
ठीक है। तो जॉन की वर्तमान आयु अगर 20 साल है तो और जॉन और जेन की वर्तमान आयु का योग 35 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो जेन की वर्तमान आयु है वो 20 और प्लस 15 जुटेगा तो 35 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जेन का जो वर्तमान आयु है वो 15 साल है। तो 20 साल जॉन की वर्तमान आयु है और 15 साल जेन की है, तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, तब 20, तो 20 माइनस 15 बराबर 5 साल डिफरेंस हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये सिर्फ कैलकुलेशन करना है, इसमें कुछ नहीं है तो आप कर लेंगे। ठीक, मैं छोड़ देता हूँ इसको। अगला क्वेश्चन है कि 164 और 148 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आप तो इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं कि 164 ले लिया और 148 ले लिया, इस टाइप का, है ना, आपने पहले भी कर रखा होगा, आप इससे भी कर सकते हैं। और मैं कैसे करता हूँ, मैं करता हूँ कि जैसे मैं करता हूँ कि 64 और 148 का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, कितना हो जाएगा डिफरेंस, 4 और हो जाएगा कितना, 8, सही ना, 7, सॉरी 4, हाँ 4 और 8 हो जाएगा 84। तो जो इसका HCF होगा, दोनों का जो HCF होगा वो या तो 84 होगा या 84 का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 84 जो है वो नहीं होगा क्योंकि 84 बड़ा है 64 से, इसका कोई फैक्टर होगा। कौन सा हो सकता है इसका फैक्टर, यह हो सकता है 42, यह हो सकता है 21, यह हो सकता है कितना, 21 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 12 7 84, तो 12 और 7 और 4 और 2। तो मुझे इसमें यह देखना होता है कि इन सारे फैक्टरों में से कौन सा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर पाए एक्यूरेटली। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 42 से भाग दे रहे थे नहीं कट रहा है, तो मतलब 42 नहीं होगा। 21 से भी भाग दे रहे थे 64 नहीं कट रहा तो नहीं होगा। 12 से भाग दे रहे हैं फिर भी 64 नहीं कट रहा था, 64 12 भी नहीं होगा। 7 से तो लगेगा नहीं भाग। 4 ऐसा संख्या है जिसमें 64 को भी भाग कर सकते हैं 4 से, और 4 से 48 में भी भाग कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 है वो वही जो है HCF है इसका। ठीक है, तो इसके यहाँ पर 4 HCF हो जाएगा। समझ में आ गया कि इसका 4 HCF हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वरुण 15 kg में 3 kg 15 रुपये में 3 kg सॉरी वरुण बोला, वरुण 15 रुपये में 3 kg आम खरीदता है और उन्हें 50 में 5 kg की दर से बेच देता है। लाभ के रूप में 125 अर्जित करने के लिए उसे कितनी मात्रा में आम खरीदने या बेचने होंगे। देखिए, ये कह रहा है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है, आप या तो एक साथ फिक्स कर लो कि मैंने अपने सेम अमाउंट में आम खरीदा और सेम अमाउंट में आम बेच लिया। मतलब आपने अगर 10 kg खरीदा तो 10 kg बेचा, 5 kg खरीदा तो 5 kg बेचा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप या तो कि जो अमाउंट ले रहे हो आम की या किसी भी पदार्थ की, तो उसको इक्वेट कर लो, या आप 1 यूनिट का निकाल लो, है ना। जैसे कि आप ये निकाल लो कि 1 यूनिट कितना में खरीदा और 1 यूनिट कितना में बेचा, मतलब एक का CP कितना है और एक का SP कितना है ना। वैसे भी कर सकते हैं, तो हम उससे करते हैं। इन्होंने बोला कि 15 रुपये में 3 kg आम खरीदा, इसका मतलब क्या हुआ, 1 kg जो आम है उसका प्राइस कितना है, 5 रुपये। अब बोल रहा है कि 50 kg में 50 रुपये में 5 की दर से बेचा, 5 kg की दर से बेचा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 kg का जो CP था 5 रुपया और 1 kg का जो SP निकल गया वो 10 रुपये निकल गया। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपये की, और मुझे टोटल कितना प्रॉफिट गेन करना है, 125 प्रॉफिट। तो 1 kg के खरीद बिक्री में 5 kg का मतलब 5 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। तो 125 रुपया प्रॉफिट करने के लिए कितना kg खरीद बिक्री करना पड़ेगा, तो 125 बटा 5 बराबर हो जाएगा 25 kg आपको खरीद बिक्री करना पड़ेगा 125 रुपये प्रॉफिट बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 4 उम्मीदवार वाले एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 60% ने मतदान किया। उम्मीदवार X को डाले गए वोटों का 40% मिला, शेष अन्य वोटों को बीच बराबर बट गए। यदि उम्मीदवार X को अन्य प्रत्येक उम्मीदवार से 480 वोट अधिक मिले हैं तो पंजीकृत मतदाता की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे अभी ऐसा क्वेश्चन आता तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले करूँगा कि मैंने मान लिया कि टोटल 100 लोग पंजीकृत मतदाता थे, 100% लोग थे। तो जो पंजीकृत मतदाता थे उसमें क्या किया, उसने 60% ने मतलब 60 लोगों ने वोट दिया, है ना, ये वोट दिया। 40% लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, तो ये नहीं दिया, मैंने कर दिया। ठीक, बोला कि डाले गए वोटों में से X को 40% वोट मिला, मतलब 60 का 40% वोट जो है वो किसको मिला,
एक्स को, तो एक्स को कितना वोट मिला, एक्स को मिला वोट 6 चौक 24 वोट, 60 में से 24 वोट इसको मिला। अब बाकी जो इसका 36 वोट है, सॉरी बाकी जो इसका 36 वोट है वो तीनों में क्या होता है, अन्य तीनों उम्मीदवार जो है उसमें सब में बराबर 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 बट गए। इसका मतलब हुआ कि एक को भी 12 मिला, इसको भी 12 मिला, इसको भी 12 मिला, है ना। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, मैं आपसे वैसे समझने की कोशिश करो, आपको बहुत ईजी लगेगा। जैसे मैंने क्या किया, मैं टोटल मान लिया कि मैंने कि टोटल यहाँ पे 100 लोग शामिल हो रहे हैं चुनाव में, है ना, मतलब उसके शामिल है, मतलब मतदाता सूची में 100 लोगों का नाम है। उसमें बोला कि 60% लोगों ने वोट दिया, 40 ने नहीं दिया, है ना। और जो 60% लोगों ने वोट दिया उस वोट में से 40% वोट जो है वो एक्स को मिला। तो एक्स को अगर हम बात करें डिजिट में तो 24, 60 का 40% 24 हो जाएगा, तो 24 वोट इसको मिला। तो बाकी के जो 36 वोट हैं वो बाकी तीनों में इक्वेट हो गया, बराबर बराबर बट गए, तो एक एक को 12-12 यूनिट मिला, है ना। तो ये आगे कह रहा है कि एक्स को जो वोट मिला है वो अन्य किसी उम्मीदवार से 480 वोट अधिक है। इसका मतलब ये है कि एक्स का जो वोट है वो अन्य जो और कोई उम्मीदवार है उससे 480 वोट से अधिक है। तो यहाँ पर 24, एक का वैल्यू 24 यूनिट है एक्स का, और एक्स के पास मतलब वोट जो है 24 यूनिट है, और कोई भी उम्मीदवार के पास 12 यूनिट वोट है। तो कितना वोट का अंतर है, 12 यूनिट का, 24 में से 12 गया तो 12 यूनिट का, और इसी 12 का वैल्यू दे रखा है मुझे 480। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 12 चौक 48, 40, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई 40। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 यूनिट की। तो डबल जीरो इधर बैठा देंगे, डबल जीरो इधर बैठा देंगे, तो 4000 लोग क्या है मतदाता सूची में भाग लिए। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन है, ये बहुत टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन लगा मुझे, तो ये क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, आपको होमवर्क देता हूँ कि आप इसको करके कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, ठीक है। इसका मतलब कमेंट अगर नहीं होगा आपसे, अगर तो मैं इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ले लूँगा अपने, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाऊँ और आप इसको सोल्व करें, ठीक है। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा नया लग रहा है ना, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप भी टेस्ट करो अपने आप को। अगला क्वेश्चन है यदि A/B और बराबर C/X है, तो A बराबर 12, B बराबर 8 और C बराबर 27 रखने पर x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, A बटा B दिया हुआ है और C बटा x दिया हुआ है। तो A का वैल्यू कितना दे रखा है, A का वैल्यू दे रखा है 12 और B का वैल्यू 18, C का वैल्यू कितना है 27, तो x का वैल्यू पूछा है, यहाँ से कर लेंगे, चेंज कर देता हूँ, 6 दूना 12 और 36 18, तो x बड़ा क्या हो जाएगा 27 दिया 81, 81 बटा 2 बराबर 40.5। PQR अगर क्वेश्चन कर रहा है कि PQR प्रकार की वस्तुओं की कीमतें 280, 180 और 105 है। गोविंद तीनों प्रकार की वस्तुओं को 3:4:7 के अनुपात में कुल 6885 में खरीदा। उसने क्यू प्रकार की वस्तुएं कितनी खरीदी, है ना। तो आपसे पूछा है कि क्यू प्रकार की वस्तु उसने कितने खरीदे। ये जो 3:4:5 में दिया हुआ है वस्तु की मतलब की क्वांटिटी है ना, कितनी मात्रा में खरीदी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 3x वस्तु खरीदा, 4x वस्तु खरीदा और 5x वस्तु खरीदा PQR ने। और एक जो वस्तु खरीदी है P उसकी कीमत 280 है, और जो Q खरीदी है उसकी कीमत कितनी है 180, और जो R खरीदी है उसकी कीमत 105 है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि टोटल कीमत कितनी हो जाएगी 8 3 84, 28 84, तो हो जाएगा 840x प्लस 18 चौक 72 720x प्लस और 25, तो 525x जो है वह टोटल क्या हो जाएगा, टोटल कुल कीमत हो जाएगा सबका, है ना। इसको हम कर देंगे बराबर 6 8 8 5 के। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 और कितना होगा 2 और 2 4 4 4 8 और कितना हो जाएगा 5 7 12 12 8 20 20 85 x बराबर 6 8 8 5, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 8 8 5 बटा 20 85, है ना। अगर हम गुना करते हैं इसको, मैंने सही जोड़ा ना भाई, 88 दिया 84, मैं एक बार इससे गुना कर लेता हूँ, 88 दिया 84, 840 हो जाएगा, 18 चौक 72 720 हो जाएगा,
और सॉरी यहाँ पर 7 था, मैंने 5 ले लिया भाई, भारी मिस्टेक हो गई। ये जो है 7x है ना, मैंने 5 ले लिया था। अब थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो 15 105 और सॉरी 735, यहाँ पर 735 x हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, x हो जाएगा। अगर इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा और 3 2 5 5 4 9 और 7 14 14 8 22 x। तो यहाँ से फिर 2 मिनट भाई, इसको यहाँ पे भी घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगा 22 95। अब मुझे लगता है आप 3 से भाग देंगे इसको, 3 मरतबे पूरा मरतबा कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 3। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि उसने क्यू प्रकार के कितनी वस्तु खरीदी। तो क्यू प्रकार के कितने वस्तु खरीदा 4, तो 4x मैंने माना था यहाँ पे, तो 4x की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 यूनिट वस्तु उसने खरीदा। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए छोड़ के चला जाता है तो बी शेष काम को कितने दिनों में अकेले कर लेंगे। देखिए ए है, एक बी है, इसने क्या 16 दिनों में पूरा काम करेगा और ये 24 दिनों में पूरा काम करेगा। तो टोटल वर्क जो होगा दोनों का एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 48। इसका मतलब वो ए का एफिशिएंसी जो है वो 3 यूनिट है और बी का एफिशिएंसी जो है वो 2 यूनिट है। उसने बोला कि वे दोनों दिनों एक तक 5 दिनों तक एक काम, मतलब 5 दिनों तक एक साथ काम करता है। तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 3 और 2 5 एफिशिएंसी है और 5 दिन मतलब टोटल 25 काम कर लिया इसने 5 दिन में। तो रिमेनिंग जो वर्क है वो कितना हो जाएगा 48 - 25, है ना। 48 - 25 को मैं 23 लिख देता हूँ। तो रिमेनिंग वर्क जो है 23 है और बी को अकेले करना है। तो बी टोटल डेज मुझे पूछना है कितना लगेगा टोटल डेज। तो टोटल वर्क कितना बचा हुआ 23 और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 23/2 तो हो जाएगा 11.5 डेज लगेगा इसको करने में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर व्यास और 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन जो होता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ इस सिलेंडर क्या होता है πr²h। पाई कितना दे रखा है 22/7, आर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर इसका व्यास दे रखा है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगी 10 × 10 और जो ऊंचाई है कितना 42 है। तो 7 छक 42 और गुना करेंगे तो 22 छक 132, 132 पर 00। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह कितनी धनराशि है जिस पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 700 हो जाएगी, है ना। तो एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है P × R × T/100, है ना, होता है ना भाई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि P कितना है, P मुझे निकालना है और R कितना दे रखा है 10% और T कितना है 2 वर्ष बटा 100 = 700, है ना। तो ये से ये ख़त्म और इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 35 350। तो यहाँ से P कितना निकल जाएगा 3500। ईजी था। अगला क्वेश्चन 3 संख्याओं का औसत। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 3 संख्याओं का औसत 20 है ना। तो आपको पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है टोटल सम बटा नंबर, टोटल नंबर, है ना, यही होता है ना भाई। तो आपको एवरेज दे रखा है 20, तो आपको सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से सम अगर निकालना है क्या हो जाएगा एवरेज गुने टोटल नंबर। तो एवरेज 20 दे रखा है, टोटल नंबर 3 है, तो सम हो जाएगा 60। उसमें से 2 नंबर कौन कौन से हैं, 2 नंबर 11 है और 21 है, 11 और 21 है। तो दोनों का योग कर देंगे तो हो जाएगा कितना 32। तो 2 अंकों जो संख्या है उसका योग 32 है और 3 अंकों को 60 है। तो तीसरा अंक जो थर्ड अंक होगा या थर्ड संख्या होगा वो क्या हो जाएगा 60 - 32 = 28, है ना, 28 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में जो 21 नंबर क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसमें क्या करना है आपको एक कोई डिजिट पकड़नी है, मतलब ये P पकड़ो या Q पकड़ो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे ये दिख रहा है कि सारा आंसर जो भी दे रखा है PQ में दे रखा है, PQ जिसमें दोनों PQ आ ही रहे हैं। तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर इसका स्क्वायर होगा 2PQ का स्क्वायर तो हो जाएगा 4PQ स्क्वायर, 4P² Q स्क्वायर और यहाँ भी होगा तो 4P² Q स्क्वायर, है। तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद इसको सोल्व भी कर लो अगर कोई दिक्कत नहीं है,
ये हो जाएगा 4p² q² और प्लस 121 q² और प्लस 2 इंटू इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई, इसमें मैंने ज़्यादा दिमाग लगा दिया। जैसे ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। तो आपको पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का स्क्वायर होता है। इसमें क्या बचता है 4ab इसका बचता है। इसका 4ab क्या हो जाएगा 4 इंटू ए कितना है 2pq और b कितना है 11q। तो हो जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22, 22 चौक 88, तो 88 और pq² है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी बगीचे के पैदल मार्ग को 2500 समचतुर्भुजाकार पत्थर की पट्टियों का पक्का किया जाना है, जिसका जो विकर्ण है 50 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। यदि पॉलिश की दर 5 वर्ग प्रति मीटर के हिसाब से है, पैदल मार्ग को पॉलिश करने कुल लागत कितनी होगी। साथ ही साथ अगर 6.25 मीटर स्क्वायर के अतिरिक्त क्षेत्रफल को जोड़ देकर एक मतलब पैदल मार्ग को वर्गाकार कर दिया जाता है, तो इस कोर्टयार्ड भुज की लंबाई कितनी होगी। मतलब वर्गाकार कोर्टयार्ड भुज की लंबाई कितनी है। देखिए आपको ये बताता हूँ कि ये ना ऐसे कुछ समचतुर्भुज है इस टाइप का, उसको ऐड कर करके और ये एक बना रहे कोर्टयार्ड या पैदल रास्ता, ठीक है। तो और उस कोर्टयार्ड को जो पॉलिश करने का जो लागत है वो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से है, ठीक है। तो मुझे 2500 ऐसे 2500 समचतुर्भुज छोटे छोटे जोड़ के एक कोर्टयार्ड बनाएंगे और उसको जो पेंट करने का जो मतलब पॉलिश करने का जो कीमत है वो 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और मुझसे और भी आगे भी कह रहा है कि उस कोर्टयार्ड को मतलब ऐसे अगर दे रखा है ये, तो इसमें क्या करेंगे कुछ इधर जोड़ देंगे, कुछ इधर जोड़ देंगे, कुछ इधर एरिया जोड़ के इसको क्या करेंगे वर्गाकार एक वर्गाकार फॉर्म में ले आएंगे। तो उस वर्गाकार फॉर्म की भुजा ज्ञात करनी, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्या करना है। देखिए मैं क्या किया कि मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने ले लिया कि एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण दे रखा है 50 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दे रखा है 35 सेंटीमीटर। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 अगुणे विकर्णों का गुणनफल होता है। तो एक विकर्ण 50 है, दूसरा विकर्ण 35 है। अगर मैं इसको गुना कर दूं तो 1/2 सॉरी 2 नहीं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 25 गुणे 35। क्या हो गया ये एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल हो गया। तो टोटल 2500 समचतुर्भुज के क्षेत्रफल कितना हो गया 25 गुणे 35 है ना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको मीटर स्क्वायर में बदलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ 200 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ये है ये टर्म है, 1 सेंटीमीटर वाला टर्म ये है। तो 2 बार 100 से भाग देना पड़ेगा इसको मीटर में चेंज करने के लिए। तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसको चेंज कर देंगे 25 25 चौका 100 है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नीचे में, और 25 पंचे 125 और 25 क्या 75 और 75 12 87 875/4 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया इसको 2500 समचतुर्भुज को जोड़ कर जो पक्का बनाया है उसका क्षेत्रफल। और उसको प्रत्येक को 5 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर से पॉलिश किया जाना है। तो खर्च अगर हम निकालें इसका कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, पहले सोल्व कर लेता हूँ। तो 21 चौक 84 है ना, और 3 और 5 4 8 32 218 और प्लस 3/4 और कॉस्ट निकालना है। तो प्रत्येक मीटर स्क्वायर का 5 रुपये, तो इतना मीटर स्क्वायर का हो जाएगा 1090 प्लस 5 दिया 15/4, तो 1093.75 रुपया इसका कॉस्ट आ गया इसके पॉलिश करने का। और मुझे क्या निकालना है, तो आपको देख रहा होगा कि 2 ऑप्शन में, एक ऑप्शन ये भी है और एक ही ऑप्शन है। तो आप ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं कि 293 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या एक और कंसेप्ट दे रखा है इसमें आगे कि इस जो क्षेत्रफल है उसमें 6.25 मीटर स्क्वायर एरिया और जोड़ के इसको वर्गाकार बना दिया जाता है। तो इसको हम रेट में से करेंगे। तो यहाँ पे एरिया कितना निकला था मुझे 875/4 मीटर स्क्वायर।
ये समचतुर्भुज के टोटल एरिया है ना। तो इसमें क्या करेंगे 6.25 मीटर स्क्वायर जोड़ देंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25/4 मीटर स्क्वायर है ना। तो ये स्क्वायर बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर इसको ऐड कर दें तो 900/4, इसको हम काट दें तो 25 नंबर 225, तो यहाँ मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि जो एरिया आया है स्क्वायर का, वर्ग का, वो 225 मीटर स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 225 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, √225, तो बराबर 15 है ना। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो ये क्वेश्चन मिला देते हैं यहाँ पे जगह बच जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक किले में आने वाले पर्यटकों की संख्या गर्मी में 30% बढ़ गई और मानसून में 35% घट गई, समग्र प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए मैं मान लेता हूँ कि 100 था पहले, है ना, मतलब अगर जहाँ से चेंज करना, मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे 100 था, तो उसमें 30% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 13/10। 130/100 को 13/10 लिख सकते हैं। फिर 35% घट गया, तो 35% घट गया, इसका मतलब कितना रह गया 65%, तो 65/100 है ना। इसको हम और शॉर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा 13/20 हो जाएगा ना भाई। अब चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। इससे ये ख़त्म, इसके एक ख़त्म हो जाएगा 13×169/2। इसको काटूंगा तो कितना 2/16, 2 चौका 8 और 0.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्यटक पहले 100 थे वो 84.5 हो गए। तो कितना कम है, आपसे पूछा जाए कि पहले 100 था, आप 84.5 हो गया, तो कितना कमा है ये, तो कमा करना है 15.5 कमा है ना। चलिए ये भी सेम क्वेश्चन कैलकुलेशन किया, अगर आप बोलेंगे तो मैं कर देता हूँ, इसे कुछ ज़रूरत है नहीं इसके करने की, क्योंकि ये बेसिक ही है। चलो मैं आप बोलते हो तो मैं कर देता हूँ इसको, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है लेंदी हो जाएगा। देखिए छोटे छोटे टर्म को पहले तोड़ेंगे, तो 3 × 9 और 9 में 18 में 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दिया। यहाँ पर मैं 14 दूना 28, 28 में अगर 4 से भाग दूँ तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर अगर मैं इसको तोड़ूँ तो 9 चौक 27 और 36 में 27 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 प्लस, यहाँ भी प्लस है, ये सब कोष्टक है, ठीक है। और 4 चौका 16 और 16 96 में 16 से भाग देंगे तो 16 छक 96, तो 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसको गुना भाग जो करना कर लो, ठीक। हो जाएगा 7 2 9 9 6 15 है ना, 15 और प्लस 4/3। इसको करेंगे तो 15 45, 45 4 49/3 है ना, तो 49/3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन 420 मीटर लंबे पुल को 22 सेकंड में पार कर सकती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। जो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया 240 मीटर खुद का लंबाई और 420 मीटर पुल का लंबाई, तो टोटल कितना लंबाई कवर किया हुआ 240 प्लस 420 हो गया 660 मीटर की दूरी तय की है। टाइम कितना लगा उसको टाइम लगा 22 सेकेंड, तो 22 हो जाएगा सेकेंड। इसको चाहेंगे तो 22 या 66, तो 30 मीटर पर सेकेंड। और मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है यहाँ पे, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो हो जाएगा कितना से गुना होता है 18/5 से, तो 30 × 18/5, 5 से भाग देंगे 5 छक 30, 18 छका 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और कैसा लगा वीडियो बताना भाई। इसके ये तीसरा लेक्चर है, मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो है पेपर हुआ वो सबसे पहले करा रहा है, 2 दिन पहले ही मतलब इसका आंसर किया आया। तो और इसके जो चौथा लेक्चर होगा वो आज ही शाम तक अपलोड हो जाएगी, या हो सकता है कल हो जाए, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और या तो हो सकता है आप इसके लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ, तो आप उसको भी वहाँ पे ज्वाइन करके रख सकते हैं कि जब भी मैं कोई अपडेट दूँ तो आपको उस अपडेट का जानकारी हो, ठीक है भाई। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सबको बस कहता हूँ थैंक यू, ठीक, यहाँ तक देखने के लिए, और बने रहिए ऐसा ही। और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगी आपको तो आप ज़रूर बता सकते हैं, आपकी भावनाओं को कदर किया जाएगा और आपकी क्या बोलते हैं उसको, आपकी ऑर्डर सलाखों पर रहेगी, ठीक है। चलो।
धन्यवाद।